जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। अभी क्या है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी। अभी तबीयत ठीक होने के बाद फिर से मैं हमें आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे जैसे पहले प्यार देते थे उसी प्रकार से फिर से एक बार मुझे प्यार देंगे। और आप लोगों ने जो इन दिनों पिछले जो 1.5-2 महीने में मुझे सपोर्ट किया और वीडियोज नहीं आने के बाद भी मेरी जो पुरानी वीडियोज है उनको आपने बार बार रिपीटेडली देखा, तो इससे मुझे बड़ा यानी सहर्ष मुझे बड़ी खुशी हुई। और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस वीडियो को करते शुरू। देखो अभी क्या है, जो आज की वीडियो है वो आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत सारे व्यूवर्स, मैं देखता था कि जब मैं वीडियोज नहीं आ रही थी मेरी, तो नीचे वीडियोज के नीचे मैं कमेंट्स को पढ़ा करता था कि भाई हमारे व्यूवर्स को किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। तो जो बहुत ज्यादा जो कमेंट थे वो आ रहे थे कि भाई इस गवर्नमेंट है जो डिले टैक्टिस अपना रही है। क्या अपना रही है? डिले टैक्टिस अपना रही है। कौन से मामले को लेकर के? ओपीएस और सीएपीएफ के मामले को लेकर के। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि क्या गवर्नमेंट वास्तव में डिले टैक्टिस अपना रही है या नहीं अपना रही है। ठीक है। दूसरी बात की ओपीएस और सीएपीएफ पर यानी कि सरकार का क्या मानना है, यानी कि सीएपीएफ फोर्सेज को यानी सरकार है जो क्या मानती है। ठीक है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि क्या सीएपीएफ जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी फैसला यानी सीएपीएफ के पक्ष में आने की कितनी उम्मीद है। ठीक है। स्टार कोर्ट ने पिछले 2-3 महीनों में क्या कदम उठाए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले जिसमें सीएपीएफ जवानों को ओपीएस देने का आदेश दिया गया था, तो चुनौती देने के बाद ये मामला विचाराधीन है। ठीक है। पिछले 2-3 महीनों के दौरान रजिस्ट्रार कोर्ट की कार्रवाई मुख्यतः प्रक्रियात्मक रही है, यानी कि प्रोसीजरल क्लियरेंस के कार्यों तक सीमित रही है। ठीक है। दस्तावेजों की तामील, यानी अभी जो रजिस्ट्रार कोर्ट है वो क्या कर रहा है? दस्तावेजों की सर्विस करवा रहा है। ठीक है। सर्विस ऑफ नोटिस। केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार क्या है यहाँ पर? याचिका करता है, और जवान सीएपीएफ और अधिकारी ये अभी क्या है हमारे, यानी रेस्पोंडेंट है। कौन है? रेस्पोंडेंट है। ठीक है। हल्फनामों, वकालतनामा और लिखित जवाब जमा करने के लिए समय दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो और क्या कार्य कर रही है रजिस्ट्रार कोर्ट? देखो, दस्तावेजों की त्रुटियों को दूर करना, क्योरिंग डिफेक्ट्स। तो केंद्र सरकार और प्रतिवादी पक्ष यानी रेस्पोंडर्स के वकीलों द्वारा दाखिल कागजातों में बची खामियों को दूर करने का कार्य यानी किसके द्वारा किया जा रहा है? रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ी यानी कि जो चीज है वो क्या है? मामले को तैयार घोषित करना, यानी प्लीडिंग कंप्लीट करना। जब दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से आवश्यक कागजात और जवाब दाखिल हो जाते हैं तब रजिस्ट्रार कोर्ट मामले की प्लीडिंग कंप्लीट यानी कागजी प्रक्रिया पूर्ण की रिपोर्ट दर्ज कर लेता है, ताकि इसे अंतिम सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति यानी बेंच के सामने भेजा जा सके। ठीक है। इस मामले को फिर काम भेजा जाता है, पूरी कागजी प्रोसीजर होने के बाद, प्लीडिंग कंप्लीट होने के बाद न्यायमूर्ति या बेंच के समक्ष भेजा जाता है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रार कोर्ट का कार्य क्या क्या है। ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की मुख्य पीठ न्यायमूर्तियों का समय बचाने के लिए मुकदमों की प्रारंभिक और प्रक्रियात्मक जो सुनवाई है वो रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा की जाती है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। कागजी प्रक्रियाओं की जांच, ये मैंने आपको बताया। याचिका में कोई यानी कि तकनीकी या लिखती या गलती तो नहीं है, क्लेरिकल मिस्टेक तो नहीं है। नोटिस तामील करना, सभी पक्षों और याचिकाकर्ता और उत्तरदाता तक कोर्ट का नोटिस पहुंचा है या नहीं पहुंचा है यह सुनिश्चित करना। समय सीमा, टाइमलाइंस तय करना। दोनों पक्षों को अपने अपने काउंटर एफिडेविट, जवाब और रिजोइंडर यानी कि जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का समय देना। केस को सुनवाई योग्य बनाना। जब सभी वकीलों के कागजात पूरे हो जाते हैं तब रजिस्ट्रार कोर्ट केस को रेडी फॉर हियरिंग मार्क करके जजों के समक्ष सामने सूचीबद्ध लिस्ट करने के लिए भेजता है। नोट, रजिस्ट्रार कोर्ट कानून या फैसले के गुण दोष पर कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाती है, यानी किसी प्रकार का फैसला है जो रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा नहीं सुनाया जाता। ये क्या करती है? रजिस्ट्रार कोर्ट है जो यानी मामले को यानी कि इस स्थिति में पहुंचाती है जिससे कोई जज है किसी भी मामले को लेकर के यानी कि सुनवाई करता है तो उसे बीच में किसी प्रकार का कागज संबंधित कोई गलती है जो उसके समक्ष न आए, जिससे जजों का समय है जो बचाया जाता है रजिस्ट्रार कोर्ट के माध्यम से। ठीक है। अब देखो, ओपीएस फॉर सीएपीएफ की यानी कि जो बेंच के सामने कब तक इसकी सुनवाई है जो हो सकती है उसके बारे में हम देखेंगे। ये 30 नंबर पॉइंट है। वर्तमान स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली हाईकोर्ट को साजिश पर स्टे लगाया हुआ है जिसमें सभी जवानों को तुरंत ओपीएस देने के लिए कहा गया था। लिस्टिंग की स्थिति क्या है? रजिस्ट्रार इस स्तर पर कागजी प्रक्रिया यानी प्लीडिंग पूरी होने के बाद अब केस अंतिम सुनवाई हियरिंग के लिए सूचीबद्ध होने की कतार में है। संभावित जो समय सीमा है वो कितना समय लग सकता है? तो संभावित जो समय सीमा है वो 2 से 4 महीने अभी इसमें लग सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच मुख्य पीठ न्यायमूर्ति के समक्ष सुनवाई के लिए मामला जो जा सकता है। ठीक है। इतनी उम्मीद जताई जा रही है कि भाई दिसंबर तक ये मामला है जो यानी कि मुख्य बेंच के सामने क्या है, मुख्य पीठ के सामने सुनवाई के लिए पहुंच सकता है। इस मामले में सरकार के संभावित कदम, अब देखो इस मामले में सरकार है जो क्या क्या कदम है जो उठा सकती है।
तो इसमें हम देख लेते हैं कि यह एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल कानूनी मामला है, जिसमें सीधे तौर पर लाखों सीएपीएफ, लगभग 10 लाख जो सीएपीएफ के कर्मी है उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। इस मामले में सीएपीएफ जवानों को न्याय मिलेगा या नहीं, इसका फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर डिपेंड करेगा। अब देखो अंतिम जो यानी कि निर्णय किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा। ठीक है, क्या सीएपीएफ को ओपीएस का लाभ मिलेगा, स्थितियां देखो अब इससे संबंध अभी कुछ भी निश्चित रूप से कहा जाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मामला उप न्याय यानी सब जुडिस है। संभावना की दो पहलुओं से देखा जा सकता है। एक तो है क्या है सकारात्मक पक्ष। अगर हम सकारात्मक पक्ष जवानों के तर्क से अगर देखें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने 2023 के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि सीएपीएफ को सशस्त्र बल माना जाना चाहिए। क्या माना जाना चाहिए, सीएपीएफ को सशस्त्र बल माना जाना चाहिए, उन्हें सेना के समान पुरानी पेंशन ओपीएस का हक मिलना चाहिए। यह तर्क जवानों की सबसे मजबूत कड़ी है कि वे देश की सुरक्षा में सीमा पर तैनात रहते हैं, इसलिए पेंशन के मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब चुनौतियां यानी कि सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां, सरकार का क्या रुख है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उस पर स्टे लगवाया हुआ है। सरकार का मुख्य तर्क वित्तीय बोझ और 2004 से लागू हुई नई पेंशन स्कीम एनपीएस के नियम है। सरकार का यह रुख संकेत देता है कि वे इस सभी के लिए लागू करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे अन्य नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए भी मांग बढ़ सकती है। अब देखो इसमें क्या है, सरकार ये मान रही है कि भाई अगर हम सीएपीएफ को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देते हैं तो जो बाकी बचे हुए जो सिविल सर्विस के जो कर्मचारी हैं वो भी किसकी मांग करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर सकते हैं। अब सरकार इसे किस तरीके से क्या है प्रभावित कर सकती है। जैसा कि आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा था कि सर सरकार है जो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम या सीएपीएफ को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के फेवर में नहीं है, तो सरकार है जो इसे किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, उसके यहाँ पर कारण दिए हुए हैं। देखो सरकार के पास इस मामले में अपनी स्थिति को नियंत्रित करने के कई कानूनी और नीतिगत रास्ते हैं। वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाव का हवाला यानी सरकार कोर्ट में यह दलील दे सकती है कि सभी सीएपीएफ कर्मियों को ओपीएस के दायरे में लाने से सरकारी खजाने पर बड़ा दीर्घकालिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा, जो कि सरकार ने पहले भी यानी अपने जवाब में यानी कि यह कारण है जो शो किया था, कौन सा, प्रशासनिक और वित्तीय साधन वाला। ठीक है, सशस्त्र बल बनाम पुलिस बल की परिभाषा। सरकार यह तर्क देती रही है कि सीएपीएफ सशस्त्र बल तो है, लेकिन वे रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन नहीं है, बल्कि गृह मंत्रालय एमएचए के अधीन आते हैं। इस तकनीकी अंतर को आधार बनाकर वे ओपीएस से बाहर रखने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, वैकल्पिक समाधान। अब सरकार क्या है कि इस समस्या के लिए वैकल्पिक समाधान लेकर के आई हो, क्या है, यूपीएस। हाल के समय में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जैसी पहल पेश की है। सरकार कोर्ट में यह विकल्प रख सकती है कि पुरानी पेंशन के बजाय जवान को बेहतर पेंशन वाली नई स्कीम जैसे यूपीएस के दायरे में लाया जाए, ताकि ओपीएस का पूरा बोझ ना उठाना पड़े। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है, कार्यात्मक स्पष्टीकरण यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम्स। जैसा कि कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार उन चुनिंदा मामलों में राहत दे सकती है जहां भर्ती प्रक्रिया 2003 के नोटिफिकेशन से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन ज्वाइनिंग 2004 के बाद हुई है। तो पहले से नियम है सुप्रीम कोर्ट का, उसके आधार पर बहुत सारे यानी कि हमारे जवानों को, सिविल कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल चुका है। अब इसमें देखो हमारी जो निष्पक्ष राय है वो क्या है, इसमें हमारी निष्पक्ष राय है कि भाई कानूनी तौर पर, कानूनी नजरिए से सुप्रीम कोर्ट अक्सर समान कार्य समान लाभ के सिद्धांतों पर गौर करता है, जो जवानों के पक्ष में जाता है। हालांकि पेंशन जैसे बड़ी नीतिगत मामलों में कोर्ट सरकार की वित्तीय नीतियों में हस्तक्षेप करने से बचता है। किससे बचता है, वित्तीय नीतियों में हस्तक्षेप करने से। अंतिम निष्कर्ष यह, यदि कोर्ट का फैसला जवानों के पक्ष में आता है तो भी सरकार इस अति विशिष्ट मामले तक सीमित रखने का प्रयास करेगी, ताकि पूरी नौकरशाही के लिए ओपीएस की मांग ना उठ सके। इस मामले में मध्यम मार्ग जैसे यूपीएस में सुधार या पेंशन में विशेष भत्ते अपनाए जाने की संभावना अधिक है, बजाय इसके कि सभी को 1972 के नियम के तहत पूरी ओपीएस दे दी जाए। कहने का मतलब, यदि सुप्रीम कोर्ट जवानों के फेवर में ओल्ड पेंशन स्कीम का फैसला सुनाता है तो सरकार एक बीच का रास्ता अपनाएगी, जिसमें क्या होगा कि जो बाकी जो बच जाएंगे सिविल कर्मचारी, उनके लिए क्या करेगी कि यूपीएस जैसी यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने लॉन्च की उसके अंदर सुधार करके अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे लाभ देने की कोशिश है जो सरकार कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को अगर मद्देनजर रखें, ठीक है, इसके अलावा जो 2003 का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर साफ तौर पर बोला है भाई जितने भी सशस्त्र बल है उन पर क्या है कि एनपीएस जो लागू नहीं होता है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी सीएपीएफ फोर्सेज को गवर्नमेंट ने हाल ही में यानी क्या माना था, सशस्त्र बल माना है। केंद्र सरकार के क्या माना है, सशस्त्र बल माना है। यदि सशस्त्र बल सरकार मानती है तो भाई इन्हें क्या देना चाहिए, इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि एनपीएस इनके ऊपर लागू नहीं होता है। अब इन चीजों को देख करके, इससे पहले मैंने एक अन्य वीडियो में भी बताया था कि भाई सीएपीएफ को सशस्त्र बल मानने के अलावा और क्या क्या कारण है जिनके आधार पर यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ है जो
किनको मिल सकता है, सीएपीएफ मेंबर्स को मिल सकता है। तो आप, यदि आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको ये पता लग सके कि भाई जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला चाहे कितना भी लेट हो जाए, आखिरकार एक दिन निर्णय है जो सीएपीएफ के कर्मचारियों के फेवर में आने वाला है। ठीक है, सीएपीएफ जवानों के फेवर में आने वाला है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर इस मामले की यानी संवेदनशीलता को देखा जाए और इसके नियमों को देखा जाए, सीएपीएफ के नियमों को, तो इनको सशस्त्र बल माना जाएगा आखिरकार, और इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का या 99% इनको मिलने की पूरी संभावनाएं जो हमें दिखाई दे रही है। समय भलाई चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, और भी लंबा समय इसके अंदर लग सकता है, लेकिन आखिरकार जीत यानी कि सीएपीएफ के जवानों की होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो के अंदर जो आपके मन में आ रहे जो प्रमुख 3 बिंदु थे, उनका स्पष्टीकरण इस वीडियो के माध्यम से हमने पेश करने की कोशिश की है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।